चलो पिछली क्लास तक अपन ने अलाउंस खत्म कर दिए थे और आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे परक्यूजिट। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन परक्यूजिट। ठीक है, परक्यूजिट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। परक्यूजिट जो होता है ना, ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, सुविधाएं, फैसिलिटीज। तो कभी कभी परक्यूजिट का नाम परक्यूजिट नहीं लिखा रहेगा, फैसिलिटीज लिखा रहेगा या फिर एमिनिटीज लिखा रहेगा। और तीनों का मतलब क्या होता है? सुविधाएं। पैसा नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर, सुविधाएं दे रहा है। जैसे रहने के लिए मकान दे दिया है ना, घूमने के लिए या यूज करने के लिए गाड़ी दे दिया, ठीक, काम करने के लिए लैपटॉप दे दिया, लोन दे दिया तो उसके ऊपर ब्याज नहीं ले रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, जिससे एम्प्लॉय का बेनिफिट हो रहा है। मतलब परक्यूजिट को अपन इस तरीके से और देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर किसी ना किसी सुविधा के बहाने एम्प्लॉय का पैसा बचा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को मकान दे दिया है एम्प्लॉयर ने, अब मकान अगर वो कहीं और रहता तो किराया देना पड़ता कि नहीं। अभी वो अपने एम्प्लॉयर के मकान में रह रहा है, मतलब उसका किराया का पैसा बच रहा है। पैसे का ना जाना भी पैसे के आने के बराबर माना जाता है। अगर मैं आपका 500 रुपए बचा दूं तो आपका फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। तो आपका पैसा 500 नहीं गया ना, मतलब आपने 500 रुपए कमाया, इसका मतलब ये भी है, मान के चलो। आप समझे मेरी बात को? तो परक्यूजिट का वही मतलब है कि जितना पैसा एम्प्लॉयर आपका बचा रहा है, वो सारी चीजें कौन से कैटेगरी में आती है? परक्यूजिट के कैटेगरी में आ रही है। मतलब एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है। उस सुविधाओं के बहाने एम्प्लॉय का पैसा बच रहा है, फायदा मिल रहा है एम्प्लॉय को। तो परक्यूजिट को हिंदी में बोलते हैं अनुलाभ। ठीक है, आजकल की बोलचाल के भाषा में परक्यूजिट को पर्क्स भी बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे, जिन लोग आजकल जॉब कर रहे हैं तो उन लोग पूरा नाम नहीं लेते, उन लोग पर्क्स बोलते, पर्क्स। तो परक्यूजिट जो होते हैं ना, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर स्पेशल एम्प्लॉइज और परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। परक्यूजिट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक होता है परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर स्पेशल एम्प्लॉइज और परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। पहले ये कैटेगरी को समझने के लिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, एम्प्लॉय जो होते हैं ना, एम्प्लॉय, अभी लिखो मत, ये पूरा लिखा हुआ पीडीएफ डला हुआ है। एम्प्लॉय जो होते हैं ना, एम्प्लॉय, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल एम्प्लॉय और दूसरा होता है स्पेशल एम्प्लॉय। एक होता है नॉर्मल एम्प्लॉय और दूसरा होता है स्पेशल एम्प्लॉय। अब नॉर्मल एम्प्लॉय किसको बोलेंगे और स्पेशल एम्प्लॉय किसको बोलेंगे? जो, हाँ, नहीं, जो स्पेशल नहीं होता है वो नॉर्मल होता है और जो नॉर्मल नहीं होता वो स्पेशल होता है। तो किसी एक का तो मतलब पता होना चाहिए ना। स्पेशल एम्प्लॉय इसको बोलेंगे जिसकी एनुअल सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है, उसको स्पेशल एम्प्लॉय बोलेंगे। मैं मंथली नहीं बोल रहा हूं, एनुअल सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो स्पेशल एम्प्लॉय। मतलब जो आदमी आज के डेट में 4,500 रुपए पर मंथ भी कमा रहा होगा तो उसकी ईयरली सैलरी 50,000 से ऊपर चली जाएगी कि नहीं जाएगी? तो वो स्पेशल एम्प्लॉय के कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब ये लिमिट बहुत पुरानी बनी हुई है ना। नॉर्मल एम्प्लॉय और स्पेशल एम्प्लॉय 2 टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। तो स्पेशल एम्प्लॉय किसको बोलेंगे? स्पेशल एम्प्लॉय किसको बोलेंगे? जिसकी एनुअल सैलरी, वार्षिक वेतन, एनुअल सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे आपकी सैलरी जितनी भी है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 5,000 से तो ज्यादा होगी, इतना मेरे को मालूम है। 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 है, मतलब साल में आप कितना कमा रहे होंगे? 1,20,000। तो आप स्पेशल एम्प्लॉय हो वहां के। देखो, स्पेशल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में और भी चीजें लिखी हुई है, स्पेशल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में और भी चीजें लिखी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के जितना काम आएगा उतना ही बता रहा हूं बस। ठीक है, और भी 4-5 पॉइंट है इसमें, तो अभी अपने जितने काम में आएगी बातें वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखो, तो मैं क्या बताया अभी आप लोगों को, एम्प्लॉय कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है स्पेशल एम्प्लॉय, दूसरा नॉर्मल एम्प्लॉय। तो जो पहला वाला परक्यूजिट है ना, पहला वाला परक्यूजिट क्या लिखा है, पढ़ो ना। परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर
ऑल एम्प्लॉयज, मतलब नॉर्मल के लिए भी टैक्सेबल है और स्पेशल के लिए भी टैक्सेबल है। सेकेंड नंबर पर क्या लिखा हुआ है, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर स्पेशल एम्प्लॉय, मतलब ये केवल और केवल स्पेशल एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा, नॉर्मल एम्प्लॉय के केस में सारी चीजें क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। और परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉय, मतलब सभी, चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, सबके लिए क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले अपन इस कैटेगरी में आते हैं, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, पहला नाम क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, किराया मुक्त आवास, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या नाम बोलेंगे, RFA। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स हर साल बदल जाता है, अपन सुने हैं। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का रूल इस साल चेंज हुआ है। चेंज पिछले साल ही हो गया था, लेकिन पिछले साल के आधे 1 सितंबर से रूल चेंज हुआ था। तो अगर कोई बच्चा पुरानी बुक यूज कर रहा है इनकम टैक्स की लास्ट ईयर की, तो इसका जो अमाउंट है वो कुछ और आएगा, और अभी वाली बुक का जो आंसर आप चेक करोगे तो वो अलग दिखेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसका रूल चेंज हुआ, इस साल नया रूल आ गया, ठीक है। और अगर 1 साल और पुरानी बुक यूज कर रहा है तो उसका आंसर और कुछ दिखेगा। तो आप लोग इस चीज से, अगर होते ना भाई कोई बच्चे पुरानी बुक यूज कर लेते हैं, तो उसको मैं क्लियर बता दूं, इसका आंसर जो है आपका डिफरेंट आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड रूल चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है वो भी मैं बता दूंगा। तो चलो, मैं जो नोट्स बनाया हूं ये आप लोगों का लेटेस्ट रूल के हिसाब से, असेसमेंट ईयर 25-26 के हिसाब से है। तो आप लोग इसको पेपर में भी आएगा तो यही रूल को ही फॉलो करना है आप लोगों को। देखो, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज में सबसे पहला नाम क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, किराया मुक्त आवास। पहले मतलब समझो इसका क्या है। एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दिया है, एकोमोडेशन मतलब मकान, रहने की सुविधा, एकोमोडेशन मतलब रहने की सुविधा, मतलब मकान। तो यहां पर इस मकान के अंदर में कौन रहता है, एम्प्लॉय रहता है। अब एम्प्लॉय रहता है इस मकान में, तो एम्प्लॉयर उसका पैसा बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। दो तरीके से बचा सकते हैं, या तो उससे किराया लेता ही नहीं होगा, या फिर लेता होगा ना तो मार्केट से बहुत कम लेता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको आईफोन दे दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आईफोन की बात छोड़ो, आप मान लो मेरे मकान में किराए में रहते हो, उस मकान का किराया मार्केट में 15,000 रुपए पर मंथ है। मार्केट में कितना किराया है, 15,000 पर मंथ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 5,000 पर मंथ लेता हूं। तो इससे फायदा है कि नहीं आपको, मतलब मैं आपसे जो ले रहा हूं तो ले रहा हूं, लेकिन जितना नहीं ले रहा हूं वो तो आपको फायदा पहुंचाएगा नहीं, 10,000 का फायदा पहुंचा रहा हूं कि नहीं। तो हम जो बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर या तो एम्प्लॉय को फ्री में मकान दे देता होगा रहने के लिए, या फिर बहुत छोटी सी अमाउंट उसके सैलरी से काट लेता होगा। जितना मार्केट में रेट चल रहा है उतना नहीं, थोड़ा बहुत काटता होगा। तो ये दो कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो आपको मकान पूरा फ्री में मिल रहा है, या फिर मिल रहा है तो कंसेशनल रेट पे मिल रहा है, ठीक है। जैसे वैष्णवी, आप लोग, आपके पापा जैसे पुलिस में है, तो ये जो पीछे क्वार्टर्स बने, आप लोगों को भी क्वार्टर अलॉट हुआ है कि आप लोग अपने खुद के मकान में रहते हो, मकान अलॉट हुआ है। तो देखना आपके पापा के सैलरी से एक बहुत छोटी सी अमाउंट मकान के नाम से कटती होगी, ठीक है। ये जितने भी पीछे क्वार्टर्स बने ना, पुलिस वाले लोगों के क्वार्टर्स है, मतलब उन लोगों को मकान दिया गया है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, जो पुलिस में काम करते हैं। जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं ना, तो हमारे कॉलोनी में पूरा फ्लैट सिस्टम है। तो एक पूरा ब्लॉक यूनियन बैंक वाले लोगों ने लेके रखा हुआ है। यूनियन बैंक वाला क्या करता है, वो पूरा ब्लॉक ले लिया है और अपने एम्प्लॉय लोगों को बोल रहा है यहां पे रहो, और लिखा हुआ है ऊपर में यूनियन बैंक परिसर करके, मतलब एक पूरा ब्लॉक अपने लिए ले लिया, और वहां किसको रहने के लिए दे रहा है, अपने एम्प्लॉय लोगों को। तो उसके बदले यूनियन बैंक वाला अपने एम्प्लॉय के सैलरी से छोटा सा अमाउंट काटता भी होगा या फिर नहीं भी काटता होगा, वो डिपेंड करेगा। अब अपने को कैसे पता चलेगा काट रहा है कि नहीं काट रहा है, क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। चलो, तो अब अपन बात करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन की।
रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए आप लोगों को कुछ कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर क्या होगा, अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकालना का फॉर्मूला अलग है, और अदर एम्प्लॉय के केस में भी रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो मैं यही सारी चीजें आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखो, सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं पर इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय कैसा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लाइसेंस फीस इंटू नंबर ऑफ मंथ। कैसे निकलेगी वैल्यूज की, लाइसेंस फीस इंटू नंबर ऑफ मंथ। अब लाइसेंस फीस क्या होती है, लाइसेंस फीस मतलब गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं, और नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ो ना, विल बी गिवन इन क्वेश्चन। आपको ये चीज क्वेश्चन में दिया रहेगी। गवर्नमेंट की लाइसेंस फीस मान लो 1000 पर मंथ है, तो जितने महीने मकान में रहा वो, तो 1000 इंटू 12 कर दो, 12,000 रुपया आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बस करना है। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, लाइसेंस फीस। दूसरा, और अगर अदर एम्प्लॉय है तो, अदर मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय बोल सकते हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहां पर ध्यान से समझना, इसके अंदर दो केस है, अदर एम्प्लॉय के अंदर दो केस है, और मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, इफ लिखा है। इफ मतलब अगर ये होगा तो ये, अगर ये होगा तो ये। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को खुद के मकान में रहने के लिए दिया है, खुद के मकान मतलब एम्प्लॉयर जहां रहता है वो वाला मकान नहीं, मतलब वो मकान कैसा है, एम्प्लॉयर का ओन्ड हाउस है, ओन्ड हाउस, एम्प्लॉयर का खरीदा हुआ मकान है, एम्प्लॉयर उस मकान का क्या है, ओनर है। या फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैसा मकान दिया है, एम्प्लॉयर ने खुद किराए में लिया है और किसी और को, अपने एम्प्लॉय को किराए में रहने के लिए दिया है। तो एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को अपने खुद के खरीदे हुए मकान में रहने के लिए फैसिलिटी दे रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को कोई किराया चुकाना पड़ेगा क्या? जब आप अपने खुद के मकान में रहते हो तो अपना खुद का किराया चुकाते हो क्या? नहीं। तो देखो इसकी इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर एम्प्लॉयर ने अपना ओन्ड हाउस दिया है एम्प्लॉय को, तो आरएफए की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 5% या फिर 7.5% या फिर 10% ऑफ आरएफए सैलरी। जैसे आरपीएफ बताया था, आरपीएफ, तो आरपीएफ की सैलरी थी एक तो, चार चीज जोड़ते थे उसमें, क्या क्या जोड़ते थे, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, कमीशन ऑन सेल्स और डियरनेस अलाउंस कंडीशनल वाला, ये चार चीज जोड़ते थे। फिर एचआरए आया था, याद करो, एचआरए में भी सेम वही सैलरी लेते थे जो आरपीएफ की सैलरी थी। अब यहाँ पे काहे की बात हो रही है, आरएफए की सैलरी, यहां पर भी आरएफए की सैलरी में, अब इसकी सैलरी वो वाली सैलरी नहीं है जो हमने पिछले में दो में पढ़े हैं। तो 7.5%, 5% और 10% किसका, मैं बोला था ना रूल चेंज हुआ है, तो रूल ये चेंज हुआ है कि ये जो परसेंटेज जो दिख रहा है ना, ये पहले होता था 7.5%, 10 और 15% होता था। समझे मेरी बात को, ये जो रूल था ना पहले कितना होता था, 7.5%, 10 और 15। मैं ठीक बता रहा हूँ, हाँ ठीक बता रहा हूँ, ये ओल्ड है, ओल्ड। तो पुरानी बुक अगर चेक करोगे ना तो आपको इस वाले परसेंटेज से आंसर निकाल के दिखाएगा। लेकिन अभी अभी लेटेस्ट वाले में 5, 7.5 और 10। अब 5% कब लेना है, 7.5% कब लेना है और 10% कब लेना है? साइमा, 40% और 50% कब लेते थे एचआरए में? हाँ हाँ, नॉर्मल सिटीज अगर है तो 40%, और मेट्रो सिटीज है तो, मेट्रो सिटी वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन मेट्रो सिटी में कभी कभी बेंगलोर वर्ड आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे, बेंगलोर मेट्रो है कि नॉन मेट्रो है। मैं एमकेडीसी लिखा हूं ना, तो ये चार सिटीज ही आपको देखना है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, लेकिन यहां पर है ना सिटी वाली बात नहीं आएगी, यहां पर क्या लिखा है पढ़ो, पीओपी मतलब पॉपुलेशन। उस सिटी की अगर पॉपुलेशन 15 लाख से नीचे है,
उस सिटी की पॉपुलेशन अगर कितनी है 15 लाख से नीचे है तो 5%, और सिटी की पॉपुलेशन 15 लाख से 40 लाख के बीच में है तो 7.5%, और सिटी की पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ऊपर है तो, अब पुराने वाले रूल में क्या था मालूम है, 0 से 10, सॉरी 10 से नीचे, फिर था 10 से 25 और 25 से अबव, ऐसा रूल था पहले वाले। पॉपुलेशन का भी रेंज चेंज था, 0 से 10, 10 से 25 और 25 से अबव। लेकिन अभी आपको कितना देखना है, 15 लाख से अगर नीचे है तो 5%, 15 से 40 के बीच में है तो 7.5%, और 40 से ज्यादा है तो 10%। किसका? आरएफए की सैलरी का। तो ये आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ये वाली एक तो वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये कब निकालना है, ये वाला रूल कब लगाना है, जब कैसा होगा मकान, एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय होगा और एम्प्लॉयर का खुद का मकान होगा। तो अगर मकान रेंटेड है तो एम्प्लॉयर ने खुद किराए में लेकर अपने एम्प्लॉय को किराए पर मकान दिया है, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ आरएफए इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आरएफए इज इक्वल टू हो जाएगा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर किराए में लिया तो किराया दे रहा होगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और आरएफए की सैलरी का कितना परसेंट, और यहां पर ऊपर में क्या लिखा है, व्हिचएवर इज लोअर। तो ये दोनों आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे, उन दोनों में जो छोटी होगी इसको यहां पर ले लोगे। यहां तक समझ में आई कि नहीं बात? हर क्वेश्चन में तीनों चारों फॉर्मूला एक साथ नहीं लगेगा। क्वेश्चन में या तो ये फॉर्मूला लगेगा, 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 क्योंकि एक ही एम्प्लॉय एक साथ चारों चीज में नहीं आ सकता ना, किसी एक में आएगा। तो ये लिखा मैंने जरूर है चारों एक साथ, लेकिन क्वेश्चन में केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा बस, ठीक है। कभी कभी एम्प्लॉयर जो है ना, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे अदर एम्प्लॉय हो, कभी कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान में नहीं होटल में रहने की फैसिलिटी दे देता है। होटल में, होटल जानते हो ना, लॉज वगैरह होटल। तो क्या होता है, होटल में रहने की अगर फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट नहीं करना है, सिर्फ होटल फैसिलिटी देखना है। तो होटल में रहने की फैसिलिटी अगर दे रहा है एम्प्लॉयर, तो वैल्यू ऑफ आरएफए इज इक्वल टू हो जाएगा विचएवर इज लोअर, होटल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जितना होटल का चार्जेस दे रहा है वो, और आरएफए की सैलरी का कितना परसेंट, 24%। ये दोनों में जो कम होगा वो आपका वैल्यू ऑफ आरएफए हो जाएगा इन केस ऑफ होटल फैसिलिटी। एक बार इसको हजम करो, इतना मैंने बताया, अभी रूल खत्म नहीं हुआ, आगे और है अभी। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? चलो अब आगे बढ़े। कभी कभी क्या होता है, मकान के साथ में, मकान के साथ में अभी ये जो अपन निकाल रहे हैं, ये जो अपन ने निकाला, ये काहे की वैल्यू निकाले, मकान की वैल्यू निकाले, मकान की, ठीक है। अब कभी कभी एम्प्लॉयर मकान के साथ में फर्नीचर्स भी दे देता है, फर्निश्ड मकान बोलते हैं ना, जैसे घर में एसी लगा हुआ है, पलंग रखे हुए हैं, सोफा मिल गया, टीवी मिल गया, तो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, फर्निश्ड मकान। तो कभी कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे देता है, फर्निश्ड मकान दे देता है। फर्निश्ड मकान मतलब मकान के अलावा साथ में फर्नीचर भी दे देता है, मतलब मकान के अंदर फर्नीचर पहले से लगे हुए हैं, फर्निश्ड मकान। तो फर्निश्ड मकान है, अगर लिखा रहेगा क्वेश्चन में फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है, फर्निश्ड को हिंदी में सुसज्जित बोलते हैं, सुसज्जित। फर्निश्ड मकान अगर है तो यहां पर देखना पड़ेगा जो फर्नीचर अंदर में लगे हुए मकान के, वो एम्प्लॉयर ने खरीद के लगाए हैं कि किराए में लेके लगाए हैं। मालूम है ना आपको, एसी किराए में मिलता है, कूलर किराए में मिलता है, बड़े बड़े शहर में सारे फर्नीचर किराए में मिलते हैं। तो एम्प्लॉयर कभी कभी खरीद के लगा देता है, या फिर कभी कभी क्या करेगा, किराए में लेके लगाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने वो मकान में फर्नीचर खरीद के लगाए हैं तो फर्नीचर की वैल्यू को भी जोड़ना पड़ेगा। फर्नीचर की वैल्यू कितनी जोड़ोगे, फर्नीचर की कॉस्ट, उसका कितना परसेंट, 10% यहाँ पे जोड़ोगे। मतलब ये अभी फॉर्मूला कंटिन्यू है ना, ऊपर अपन अभी किसका वैल्यू निकाले थे, मकान का, अब अपन काहे की वैल्यू जोड़ रहे हैं, फर्नीचर की भी वैल्यू जोड़ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इंटू 10%।
अगर फर्नीचर किराए का है तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना लोगे, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर मतलब फर्नीचर का जितना एम्प्लॉयर ने किराया पटाया होगा। कभी कभी दो फर्नीचर ले लेता है एम्प्लॉयर, एक खरीदा हुआ रहता है और एक किराया का रहता है, तो क्या करेंगे, खरीदे वाले का कॉस्ट का 10% लेंगे और जो किराया वाला है उसका क्या ले लेंगे, रेंट चार्जेस। तो अब अपन नीचे जो ये वाली अमाउंट में इन दोनों को जोड़ देंगे जब, तो हमको जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए। तो यहां पर जो मैंने लिखा है देखो, मकान की प्लस फर्नीचर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू है ये, ठीक है। आगे मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले बोला था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा काट लेता है और कभी कभी नहीं भी काट सकता है। अगर काट लेता है उसके सैलरी से तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ एनी अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा अगर सैलरी से कुछ अमाउंट काट ली जाती है तो उसको क्या करो, उसको क्या करो, यहां पे माइनस कर दो। अमाउंट डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम सैलरी विल बी गिवन इन क्वेश्चन, यहां पे इसको माइनस कर लो। अब जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए। अगर ये नहीं है तो जबरदस्ती कुछ भी माइनस मत करना, इसको क्या कर देना, नील कर देना, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट रूल है। एक चीज और बची है, ये आरएफए का दिख रहा है इतना बड़ा, लेकिन हाँ दिख रहा है इतना बड़ा, लेकिन हर क्वेश्चन में इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब यहां पे देखोगे या तो एम्प्लॉय गवर्नमेंट होगा या फिर अदर होगा, है ना। अदर होगा तो या ये तीनों में से कोई एक लगेगा, है ना। और अगर फर्निश्ड है तो ही ये वाला रूल लगाना है, नहीं होगा तो नहीं लगाना है। अगर उसके सैलरी से कुछ कट रहा है तो भी ये माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जगह जगह पर आप लोग देखोगे ना तो आरएफए की सैलरी यूज हुई थी, आरएफए की सैलरी, ये दिख रहा है आरएफए की सैलरी। फिर यहां पर भी आपको आरएफए की सैलरी दिखा होगा, है ना। फिर यहां पर भी आपको आरएफए की सैलरी दिखी होगी, 3 जगह मैंने आरएफए की सैलरी ली है। अब आरएफए की सैलरी में क्या क्या लेते हैं, ये है आरएफए की सैलरी का फॉर्मूला। बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, आरएफए और एचआरए की सैलरी को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इसकी सैलरी अलग है। पढ़ो क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी तो लेना ही है। बोनस, उसमें बोनस लेते थे क्या, नहीं लेते थे। एनी कमीशन लिखा है यहाँ पे, कमीशन और सेल्स नहीं लिखा है, एनी कमीशन लिखा है, मतलब कोई भी प्रकार का कमीशन होगा सब लेना है। एक मिनट, मुझे एनी कमीशन, एनी कमीशन मतलब चाहे वो नॉर्मल कमीशन होगा तो भी लोगे और कमीशन और सेल होगा तो भी लोगे। डियरनेस पे, डियरनेस पे लेना है। उसके बाद ऑल टैक्सेबल अलाउंस, किसी एक अलाउंस का नाम लिखा है कि सारे अलाउंस लिख दिया है, सारे टैक्सेबल अलाउंस, सारे टैक्सेबल अलाउंस लेना है। लेकिन लेकिन डियरनेस अलाउंस कौन सा वाला नहीं लेना है, नॉर्मल वाला होगा तो नहीं लेना है। डियरनेस अलाउंस लोगे तो केवल कौन सा वाला लोगे, कंडीशनल वाला ही लोगे, एज पर टर्म्स वाला ही लोगे। तो आरएफए की सैलरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएफए की सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, बोनस, एनी कमीशन, डियरनेस पे एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंस एक्सेप्ट नॉर्मल डियरनेस अलाउंस। नॉर्मल डियरनेस अलाउंस नहीं लेना है, बाकी सब लेना है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका आरएफए का रूल। इतना, ये जितना भी मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये हमारे ऐप में डला हुआ है। तो जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं उन्होंने ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया होगा तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है जीसीए वर्चुअल्स, ठीक है। और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो हनीश, तो आपका ऐप का नाम क्या होगा, क्लास प्लस, ठीक है, क्लास प्लस। हाँ क्लास प्लस अगर आप पूछ रहे हो तो उसका ओआरजी कोड है OXAII, ये उसका ओआरजी कोड है। ये ओआरजी कोड सिर्फ है ना एंड उसमें मांगता है, मतलब किसमें, क्या बोलते हैं भाई उसको, आईओएस वाले लोग को, इनको लगता है। अगर आप एंड्रॉइड वाले हो तो आपको ओआरजी कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
अच्छा एक चीज और बता दूं, आप लोग जैसे अभी ऐप में लॉगिन करोगे ना, तो उसमें सैलरी चैप्टर का वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से डाला हुआ है। तो और अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो वाली रिकॉर्डिंग अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग में डायरेक्ट यूट्यूब में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी आगे आपका, आप लोगों को जो भी रिकॉर्डिंग देखनी है अपनी क्लास से रिलेटेड, तो अभी उसकी वीडियो ओपन मिल जाएगी आपको, ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स वगैरह के लिए आप लोग देख सकते हो। जब ये अपनी ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, सैलरी चैप्टर, तो मैं वहां वाला पुराना वाला लेक्चर को हटा दूंगा और नया वाला वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, वो आधा अधूरा करूंगा ना, तो कुछ बच्चे अभी सैलरी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जो प्योर रिकॉर्डिंग वाले हैं ना, वो लोग सैलरी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए वहां से हटा दूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको मैं हटा के इकट्ठा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिप्लेस कर दूंगा उसको। तो आरएफए समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये एक एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है, मान लो 1 लाख रुपए का। क्या दिया है? लोन दिया, लोन। और एम्प्लॉयर उससे ब्याज लेता ही नहीं है, बोला सिर्फ 1 लाख रुपए लिया है ना, तो 1 लाख रुपए वापस कर देना, बिना ब्याज का लोन रख ले। तो इसको कौन सा लोन बोलेंगे? इंटरेस्ट फ्री लोन बोलेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पैसा बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। कितना बचाया? ब्याज के बराबर के अमाउंट बचाया, लेकिन मूलधन थोड़ी छोड़ रहा है, वो प्रिंसिपल थोड़ी छोड़ रहा है, ब्याज नहीं ले रहा है उससे, है ना। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में ब्याज का रेट 12% चल रहा है मान लो, तो एम्प्लॉयर उससे 6% लेता है बस ब्याज। मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 12%, लेकिन एम्प्लॉयर उससे कितना परसेंट लेता है? तो भी तो एम्प्लॉयर उसका पैसा बचा रहा है, मार्केट रेट से कम ले रहा है ना ब्याज उससे, तो उसको हम बोलेंगे कंसेशनल लोन। अगर ब्याज नहीं ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट फ्री लोन। और ब्याज कम ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कंसेशनल लोन। दोनों के केस में ही कैलकुलेशन एक जैसी होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, तो ये है आपका इंटरेस्ट फ्री लोन का रूल। सबसे पहले, इफ लोन अमाउंट इज नॉट मोर देन 20,000, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया या फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, और वो लोन की टोटल अमाउंट कितनी है? 20,000 से ज्यादा नहीं है। 20,000 से ज्यादा नहीं है मतलब लोन 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का, कुछ भी हो सकता है। तो उसके ऊपर का ब्याज क्या होगा? एग्जाम, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना, एग्जाम। 20,000 तक के लोन का हम कोई इंटरेस्ट नहीं जोड़ेंगे। अगर लोन जो है 20,000 से ऊपर का है, लोन कितना है? 20,000 से ऊपर है, तो लोन अगर किसी स्पेसिफाइड बीमारी के इलाज के लिए लिया गया है, इफ लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड। अब स्पेसिफाइड डिजीज मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं निर्दिष्ट बीमारियां, निर्दिष्ट बीमारियां, स्पेसिफाइड डिजीज। अब वो बीमारी जो है ना, सीधी सी बात है, मैं नाम नहीं लूंगा उन बीमारियों का, बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम सुने होंगे ना आप लोग। वो इनकम टैक्स वालों ने एक लिस्ट बना के रखी बीमारियों की, कि ये बीमारियों को हम स्पेसिफाइड डिजीज मान रहे हैं। ठीक है, आपको बीमारी का नाम नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, लिखा रहेगा साफ साफ अगर स्पेसिफाइड डिजीज है तो। अगर लिखा है क्वेश्चन में कि बीमारी जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है किस लिए? स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके ऊपर का ब्याज क्या होगा? एग्जेम्प्ट। फिर भले ही लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा क्यों ना हो, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा क्यों ना हो तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अच्छा, 20,000 के नीचे है तो यहाँ पे पर्पस नहीं देखा जा रहा है, 20,000 के नीचे है तो पर्पस नहीं देख रहे, किसी भी पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर बीमारी के इलाज के लिए लिया है और लोन के अमाउंट ज्यादा है तो एग्जेम्प्ट। अगर लोन लिया गया किस लिए? अदर पर्पस। अदर पर्पस मतलब इसके अलावा, मकान बनाने के लिए, बेटी की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, कोई भी चीज के लिए लोन ले सकता है। तो उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट निकालने आता है कि नहीं? लोन की अमाउंट का 10% ब्याज निकालना है मान लो, तो ब्याज निकालने आता है, वही फॉर्मूला है, दिख रहा है ऐसा है, अपने लॉजिक से बना सकते हो। अमाउंट ऑफ लोन, लोन की अमाउंट ले लो, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर, क्वेश्चन में आरबीआई, सीबीआई, एसबीआई, कभी कभी तीनों बैंक के इंटरेस्ट दे दिए रहेंगे,
तो आप किसका लोगे? केवल और केवल रूल में किसका लिखा है, कौन सी बैंक का रेट लेना है? एसबीआई का। आरबीआई और आरबीआई लिखा रहेगा तो उसका ब्याज मत लेना, ठीक है। सिर्फ आपको किसका ब्याज लेना है? अमाउंट ऑफ लोन, लोन की अमाउंट, लोन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर एसबीआई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर एसबीआई क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेस लेस अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कुछ ब्याज ले रहा है तो वाली अमाउंट माइनस कर दो। अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, ये इतना माइनस कर दो, इसमें से जो बचेगा टैक्सेबल वैल्यू। समझे मेरी बात को? इसका एक एग्जांपल करें कि नहीं लगता? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, एसबीआई का देगा। हाँ, ये हो सकता है कि केवल एसबीआई का दिया है, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर लोन साल के बीच में दिया है तो उसमें उतने महीने का अलग से कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान लो 1 अक्टूबर को दिया है तो यहाँ पे 6/12 कर देंगे, ठीक है। जितने दिन का लोन है उतने दिन का ब्याज लगेगा बस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको रफ में ही करना, नोट्स का पार्ट मत बनाना। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 2 लाख रुपए का लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? 2 लाख का। और एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय से रिकवर करता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से रिकवर करता है 4%। और लोन जो दिया गया है, डेट ऑफ लोन 1 जुलाई 2024। चलो ये डेटा है, इससे मेरे को लोन का टैक्सेबल अमाउंट निकाल के बताओ, इंटरेस्ट का मतलब कितना आया? डेट भी है ना भाई? $3,000। 3,000 मतलब नेट अमाउंट आ रहा है कि? ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार। ऑनलाइन वालों आप लोग भी करो कैलकुलेट। भूपेंद्र, धनंजय, हनीश, मिताली, नैन्सी, नवाब, सिमरन, वैष्णवी, यश। 3,000। 3,000 आ रहा है, आपका भी 3, आपका कितना आ रहा है? डेट का ध्यान रखो ना, आपका 8,000 आ रहे हैं। 9 महीने 9 महीने का लेंगे। 4% के मतलब 4,000। हाँ, चलो मैं बताऊं, चलो देखो, लोन की अमाउंट कितनी है? 2 लाख का। कितना परसेंट लेंगे पहले? 8%, इंटू 9/12 कितना आया? 12,000, माइनस 2 लाख। अमाउंट कितना रिकवर कर रहा है ये? 4%, इंटू 9/12, ये तो कुछ और आ गया। 6,000 आ गया टैक्सेबल अमाउंट, ना 8 ना 4 ना 3, कितना है यहाँ? 6,000। अरे तो भाई लोन 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 जिस डेट को दिया उतने दिन का ब्याज लेगा तो उतने दिन का ब्याज बचाएगा। नहीं तो 1 जुलाई को लोन दिया है उसने, तो लोन 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने होंगे ना। अपन फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर वाइज अपन काम करेंगे। चलो अगर मान लो डेट ऑफ लोन नहीं दिया रहता, अगर डेट ऑफ लोन नहीं होता तो 9/12 नहीं करते, पूरे 12 महीने का लेते। तो कितना आता? ये आएगा ऊपर 16,000, नीचे कितना आएगा? 8,000, तो बचेगा कितना? 8। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन क्या होता है कि
एक बार क्वेश्चन बना लो ना तो क्लैरिटी मिल जाती है। और लोन की अमाउंट अगर 18,000 रुपए रहेगी तो कैलकुलेट ही नहीं करना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में आ गया। लोन की अमाउंट अगर 1.5 लाख रुपए है लेकिन किसी बीमारी के इलाज के लिए लिया है तो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। चलो नेक्स्ट, फूड या लंच फैसिलिटी। एक अपन फूड या लंच वाला कुछ पढ़े थे ना, वो अलाउंस था, वो अलाउंस था, अलाउंस। वो अलाउंस मतलब भत्ता। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे दे रहा है, ले पकड़ 5,000 रुपये महीना, जहां जाना है जाके खा ले, मेरे कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे दे रहा है। लेकिन यहां पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खुद बनवा के खिला रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे व्यवस्था जो कौन के करके रखा है? एम्प्लॉयर करके रखा है। फूड फैसिलिटी या लंच फैसिलिटी। टी या स्नैक्स, टी या स्नैक्स, टी या स्नैक्स। स्नैक्स मतलब वो वाला नहीं ना, मतलब क्या? नाश्ता वगैरह। तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। नाश्ते से याद आया, अब भी कल एक बच्ची की है ना इन्फोसिस में जॉब लगी है। वो आप लोगों की 2 साल सीनियर है तो बता भी चुका हूँ। वो डेली है ना वहां पे बैठ के कॉफी पिएगी, इन्फोसिस का कप रहता है और स्नैप भेजती है। कॉफी पी रही है, ऐसे ऐसे लेगी फोटो और वो स्नैप भेजती है। आप लोगों में से कौन कौन अभी एमबीए की तैयारी करने वाला है? नहीं है कोई भी? जो पिछले के पिछले साल वाला बैच था ना, उसमें 9 से 10 बच्चे ऐसे थे जो कैट का एग्जाम दे रहे थे, और उसमें से 2 या 3 बच्चे बस रह गए, बाकी सबके सब बड़े बड़े जगह प्लेसमेंट हो गया उनका। ठीक है, तो आप लोग अगर कर रहे हो एमबीए वगैरह, नहीं कर रहे हो, सोचे भी नहीं हो, बिजनेस, ठीक है, जरूरी नहीं है एमबीए ही करना है, कुछ और भी कर सकते हो। बहुत सारे आजकल तो स्किल डिग्री, हाँ। वो धमतरी बोलता हूँ, रायपुर में पढ़ती थी तो डीबी गर्ल्स कॉलेज की बच्ची थी। तो डीबी गर्ल्स कॉलेज का क्या मतलब भैया? उसने तो कैट एग्जाम दिया था ना। सुनो सुनो, टी या स्नैक्स, अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को टी या स्नैक्स की फैसिलिटी मिली हुई है तो एग्जेम्प्ट। अगर फूड या मील मिल रहा है, खाने की सुविधा है, भोजन बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, तो यहां पर इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना खर्चा इनकर किया, मतलब जितना खर्चा हुआ उसको खाना खिलाने में, लेस एग्जेम्प्ट करेंगे विच एवर इज लोअर। क्या? एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर मतलब यही वाली अमाउंट वापस से कॉपी कर दो, और मैक्सिमम लिमिट कितनी? 50 रुपए पर मील। इसका भी एग्जांपल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें ये वाली माइनस कर दो, माइनस करने के बाद अगर सैलरी से कुछ अमाउंट कट रहा है उनका, तो वो भी माइनस कर दो। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर 100 रुपए का खाना खिला रहा है आपको एक बार में, लेकिन 10 रुपए आपके सैलरी से काटता है। तो जितना अगर एम्प्लॉयर आपके सैलरी से काट लेगा उसमें हम माइनस कर देना, तो जो बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा। एक बार फॉर्मूले को अच्छे से देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एग्जेम्प्ट करेंगे विच एवर इज लोअर, एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, और मैक्सिमम लिमिट कितनी? 50 रुपए पर मील। अब ये दोनों में जो छोटा होगा ना वो बाहर जाएगा, प्लस माइनस नहीं करना है, ये दोनों में जो छोटा होगा वो बाहर जाएगा। अब इसमें इसको माइनस कर देंगे, और अगर एम्प्लॉयर उसके सैलरी से कुछ काट रहा है तो यहां माइनस कर दोगे, बचेगा टैक्सेबल अमाउंट। यहां पर एक वर्ड ऐड कर लो आप लोग, इफ, नहीं यहां पे मत करो, यहां नीचे ब्रैकेट में लिख लो इफ एनी। आ गई बात समझ में? चलो बनाए क्वेश्चन एक, एग्जाम्पल। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर फूड।
30,000, 30,000 आप खा लोगे 30,000 रुपये का महीने में? ये बात अलग है, रोज मोमोज खा रहे हो जाके। एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर फूड इतना, नंबर ऑफ डेज 300, मतलब 300 दिन का 30,000 रुपये खर्चा किया, मतलब 100 रुपये पर डे बोल सकते हैं। अमाउंट रिकवर्ड 20 पर डे। चलो टैक्सेबल अमाउंट निकाल कर बताओ। देखते हैं। आपका भी 9,000 आया, और किसी का? कितना है? 6,000 आ रहा है आपका, देखते हैं। चलो बताओ आपका कितना? 6,000। आप लोगों का 6, आप लोगों का? आपका 9, आप दोनों का 9, आपका 6,000, आपका? आपका नहीं है आपका? देखो सुनो सुनो सुनो, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो और कुछ नहीं करना है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना रुपए खर्च किया, उसके बाद एग्जेम्प्ट करना है, एग्जेम्प्ट विच एवर इज लोअर। तो सबसे पहला नाम क्या है? एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर कितना, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 रुपए पर मील, और कितने दिन खाना खिलाया है? तो 50 इंटू 300 करो तो कितना आएगा? ये दोनों में कम कौन सा है? 15 जाएगा बाहर। अगर उसके सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट की जा रही है तो कितना रुपए? 20 रुपए पर डे के हिसाब से डिडक्ट कर रहे हैं, तो 20 रुपए पर डे 300 दिन का कितना होगा? ये माइनस कर दो, तो 30,000 में 15 जाएगा, कितना बचेगा? 15, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9,000 आएगा आंसर। ठीक है, तो जो 6,000 वाले कहाँ गलती की आप लोग? मैक्सिमम लिमिट नहीं लिए थे। वहां पे 24,000 निकाले, 24 में 24 किस कैसे निकाले? 24 ठीक है, अब समझ में आ गया ना क्या करना है? किसी को कोई डाउट अभी? दिशा अभी भी डाउट है? कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करते जाना है। हो गया, मिटा दूं? ऐसा क्यों होता है कि एक बेंच में बैठे हुए बच्चे लोगों का दिमाग एक जैसा चलता है? जैसे ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इनका दिमाग एक जैसा चला, ठीक है, आप लोगों का अलग चला। अब यूवी यूवी वहां से टावर पकड़ रहा था मतलब यूवी को नेटवर्क उधर से आ रहा था, तो उसका आंसर 6,000 आ गया था, है ना यूवी? आपका उधर कितना आया था? अच्छा, ये समझ में आया ना? आगे बढ़े। सुनो मेरी बात, नेक्स्ट रूल है यूज ऑफ मूवेबल एसेट। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, थक गए? अगर मैं आप लोगों को ये नहीं कराऊंगा ना तो क्वेश्चन आधा बनेगा, आधा नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मान लो 10 पॉइंट है ना, तो 10 पॉइंट में से 4 पॉइंट परक्विजिट के होंगे, 3 पॉइंट अलाउंस के होंगे, 3 पॉइंट पेमेंट के होंगे, तो आधा क्वेश्चन बनेगा, आधा मतलब उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जब तक पूरा रूल नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा।
चलो नेक्स्ट है यूज ऑफ मूवेबल एसेट। क्या समझते हो इससे? और बाजू में लिख दिया अदर देन कार, तो अब गाड़ी मत बोलना। यूज ऑफ मूवेबल एसेट मतलब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए फर्नीचर दिया। सर अभी तो फर्नीचर के बारे में आप बताए थे मकान वाले में, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए दे दिया। तो सुनो क्या होता है, वहां पर अपन जो बात किए थे ना, वो मकान के साथ लगा हुआ फर्नीचर की बात किए थे। यहां पे हो सकता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान वकान नहीं दिए, केवल यूज करने के लिए फर्नीचर दे दिए, या कोई ऐसी एसेट दे दिया जो मूवेबल है। तो क्या होगा, जैसे कंप्यूटर दे दिया यूज करने, मकान नहीं दिया है, कंप्यूटर दे दिया, ले जा कंप्यूटर चला, ये ले जा म्यूजिक सिस्टम ले यूज कर अपने घर में, होता है कि नहीं? तो यहां पे बात मकान की नहीं, केवल जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दे रहा है तो उसकी बात हो रही है। रूल लगभग वैसा ही है, लेकिन यहां पे मकान को यहां पे इंक्लूड नहीं करना है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट यहां पर लेकिन क्या लिखा हुआ है, अदर देन कार। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया यूज करने के लिए, या फिर क्या दिया हुआ है, या फिर क्या दिया हुआ है, कोई 10 साल पुरानी एसेट दी है, 10 साल पुरानी एसेट। ये तीनों में से कोई एक चीज अगर दिया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेल। क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप देने के पीछे एम्प्लॉयर का क्या कारण होगा। जैसे एक मेरा दोस्त है, एक कंपनी में काम करता है, उसको लैपटॉप मिला हुआ है, वो बेचारा अपना एक ठो काम नहीं कर सकता उसमें, जो काम कर रहा है ना वर्क फ्रॉम होम में, जैसे रात के 10 बजे आया भाई एक ठो ईवे बिल काट दे, मतलब पूरा पूरा वो लैपटॉप कहाँ यूज हो रहा है, एम्प्लॉयर के ही काम में यूज हो रहा है, और उसमें कुछ ऐसा लॉक करके रखा है कि बाकी चीजें खुलती भी नहीं उसमें। तो ये कंप्यूटर लैपटॉप दिया है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जेम्प्ट। 10 साल पुरानी एसेट को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 10 साल तक अगर किसी चीज पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10% के हिसाब से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 रुपए की चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसलिए। और अगर अदर एसेट है तो अदर एसेट मतलब ना तो कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है, और ना ही, और कार भी नहीं है, क्योंकि ऊपर मैंने कार बोल दिया था। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई नया है क्या, वो आरएफए वाले में बताया था वही तो है। क्या ले रहे हैं, इफ एसेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो क्या लेंगे, एसेट की कॉस्ट का 10%, और अगर एसेट रेंटेड है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, वही वहां जो रूल था यहाँ पे, लेकिन खाली एसेट का निकाल रहे हैं, वहां पे मकान प्लस एसेट दोनों का निकालते थे। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक सोफा सेट दिया यूज करने के लिए, सोफा सेट। सोफा सेट की कॉस्ट जो थी, कॉस्ट 20,000 रुपए थी, और उसकी डब्ल्यूडीवी जो थी, डब्ल्यूडीवी समझते हो ना, 15,000 थी। डब्ल्यूडीवी मतलब डेप्रिसिएशन लगने के बाद की वैल्यू को डब्ल्यूडीवी बोलते हैं। क्वेश्चन में दोनों दिया रहेगा, कॉस्ट भी दिया रहेगा और डब्ल्यूडीवी भी दिया रहेगा। तो आप यहां पे किसका परसेंट निकाल रहे हो, कॉस्ट का ही 10% निकलेगा भाई। डब्ल्यूडीवी को क्या करना है, छोड़ देना है, लेना ही नहीं है उसको। यूज ऑफ मूवेबल एसेट में किसी को कोई डाउट, खुद का अगर होगा तो कॉस्ट का 10%, और अगर किराए का होगा तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, सेल ऑफ मूवेबल एसेट। सेल ऑफ मूवेबल एसेट, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एसेट बेच दी। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझ में तो आ जाएगा, बस इसके पीछे का लॉजिक समझ लो क्या है। मान लो मैंने एक आईफोन खरीदा, वो आईफोन था मान लो 1 लाख रुपए का। कब खरीदा, 1/4/2023 को। कब खरीदा, 1/4/2023 को खरीदा। अब इसको मैं यूज किया यूज करते गया, और 1/10/2024 को, चलो 23 को 22 कर लेना ना, 1/10/2024 को मैंने ये आईफोन बेच दिया। डेट इसकी थोड़ी सी मैं और चेंज कर रहा हूँ, रुक जाओ, जिससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसको 21 कर लो, इसको कर लो 31 मार्च 2024 कर लो, ठीक है। कितने साल का गैप है, 21 22 22 23 23 24, 3 साल का गैप है कि नहीं। तो मैंने ये आईफोन को 3 साल यूज किया, उसके बाद 3 साल के बाद यूज करने के बाद इसको मैं उदय को
30,000 रुपए में बेच दिया, तो उदय को मैं फायदा पहुंचाया कि नुकसान? मान लो आईफोन में 10% डेप्रीसिएशन लगता है, तो उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कैसे? 1 लाख के डेप्रीसिएशन पर 3 साल का पहले वो लगा, 1 लाख के मोबाइल के ऊपर 3 साल का डेप्रीसिएशन लगाओ, तो 10,000 3 साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? मैं 70,000 रुपए की चीज उदय को कितने में बेचा? 30 में। तो कितने का फायदा पहुंचाया? 40,000। तो सेल ऑफ मूवेबल एसेट में यही वाला कॉन्सेप्ट है कि वो चीज की वैल्यू कितनी बच रही है और आप उसको बेच कितने में रहे हो। और यही अगर मैं 30 के बदले उदय को 80 में बेच देता तो उसको लॉस हो रहा है, मतलब कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा, तो नो परक्विजिट। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, बस एक बार वहां देखोगे तो समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम है सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ मूवेबल एसेट। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट लेस क्या करना है? अब डेप्रीसिएशन लगाने के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाना है। कंप्यूटर अगर दे बेच रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो कितना परसेंट लेंगे? कार अगर बेच रहे तो, और कार और कंप्यूटर के अलावा और कोई एसेट है तो? अच्छा, कंप्यूटर जब होगा तो डेप्रीसिएशन का मेथड कौन सा लगाओगे? WDV मेथड। आप लोग 11वीं पढ़े हो कि नहीं? सब लोग फर्स्ट ईयर भी पढ़े होंगे। तो उसमें डेप्रीसिएशन के 2 मेथड होते हैं, सुने होंगे आप लोग। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड होता है? WDV मेथड। तो अगर कंप्यूटर और कार है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? WDV मेथड। और अगर अदर एसेट है तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी अलग अलग है, 50%, 20% और 10%। कितने समय का डेप्रीसिएशन लगेगा फॉर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर? यश, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ, 8/1/2। अरे यार निकल गया, आने वाला है मतलब। ठीक। और आज कौन सी डेट है? आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, 2025। देख लो क्लास सोने उठने के बहाने में। चलो ठीक है, बताओ आज की डेट में यश कितने साल का है? 20 पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? 20 साल हो गया ना भाई। 8 जनवरी 2025 आया होगा ना? 8/1/2025 आया होगा। तो इस दिन यश कितने साल का हो गया होगा? 20। अभी कौन सा साल चल रहा है? 21वां साल पूरा हुआ है क्या? तो जब डेप्रीसिएशन लगाने की बात, अब उसके भाई के ऊपर डेप्रीसिएशन ही लगेगा, उसका तो एप्रिसिएशन होगा। तो जब डेप्रीसिएशन लगाते हैं ना अपन, इसमें नहीं लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर देखना रहता है। जैसे यश को मैं पूछूंगा भाई कितने साल के हो गए, तो 20 बोलेगा। 21 साल 9 महीना इतना दिन ऐसा नहीं बताएगा वो। क्या बोलेगा वो? 20 साल का हूं, 21वां रनिंग है। रनिंग मतलब पूरा नहीं हुआ है। तो जब हम एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन निकालने बैठेंगे ना, तो यहां पर क्या लेंगे? नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर लेना है। नंबर ऑफ कंप्लीट, जितने साल वो एसेट ने पूरे कर लिए। और जो ऊपर का जो 6 महीना 7 महीना कुछ रहेगा ना, वो लेने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये एक साल है पूरा। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 24, 25, 23, 22 और 21। एम्प्लॉयर ने एक एसेट 1 जुलाई 2021 को खरीदी थी, इस दिन परचेस किया था। और 1/10/2024 को एम्प्लॉयर ने वो एसेट को क्या कर दी? सेल कर दी। तो एम्प्लॉयर के पास वो एसेट कितने दिन के लिए थी? इसका यहां से डेट ऑफ परचेस से लेकर डेट ऑफ सेल के बीच में कितने साल पूरे हो गए? कैसे 3 साल? परचेस की डेट से डेट टू डेट चलेगा। इसका 1 साल पूरा कब हुआ? 1 जुलाई 22 को। दूसरा साल कब पूरा हुआ? तीसरा साल कब पूरा हो गया?
ये वाला रनिंग ईयर है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको उतने दिन का डेप्रिसिएशन को छोड़ देंगे। मतलब आपको नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर है ना, उतने का डेप्रिसिएशन लेना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ एसेट, फिर क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पर 50% डब्ल्यूडीवी मेथड, कार है तो 20% डब्ल्यूडीवी मेथड, और उसके अलावा और कोई एसेट है तो 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और कितने समय का लेंगे, पर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। तो इससे आपको एक अमाउंट मिल जाएगी, इसमें ये माइनस कर देना, और क्या माइनस करेंगे फिर, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। तो इससे जो अमाउंट आएगी अगर प्लस में होगी, प्लस में, तभी हम क्या मानेंगे, उसकी टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे। और अगर अमाउंट माइनस में आ रही है तो आप इसे नील मान लेना, माइनस में अगर आ रही है तो। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा सेल ऑफ मूवेबल एसेट। इसके बाद दो ठोक बस बचा है, उसके बाद थर्ड वाले में आ जाएंगे, मतलब दूसरे कैटेगरी में आ जाएंगे। आज इसको कंप्लीट कर लेता हूं, सुन लो। नेक्स्ट है गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया। मैं तो बताया था ना आप लोगों को कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा ना, वो उसकी सैलरी में जोड़ देना है। तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है, होता है ना भाई, दिवाली या कोई त्योहार आया तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय लोगों को दुनिया भर का गिफ्ट वगैरह देता है। एक गुजरात की कौन सी डायमंड कंपनी थी, तो वहां के एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय लोगों को कार गिफ्ट करी थी अच्छी महंगी वाली, और फ्लैट्स वगैरह गिफ्ट किए थे, आप लोग सुने होंगे। तो ये गिफ्ट दे रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कैश गिफ्ट दे रहा है, कैश गिफ्ट, नकदी पैसा दे रहा है, तो क्या करेंगे, फुल्ली टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दूसरे गिफ्ट दे रहा है तो इफ अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज नॉट मोर देन 5,000 तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। और इफ अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज मोर देन 5,000 तो फुल अमाउंट टैक्सेबल। बस इतना सही रूल है। नेक्स्ट, लीव ट्रेवल परक्यूजिट। लीव ट्रेवल परक्यूजिट, एम्प्लॉय जो है ना, एम्प्लॉय छुट्टी में, अभी छुट्टी में, लीव में, छुट्टी में, और छुट्टी में क्या कर रहा है वो, तो एम्प्लॉय छुट्टी में है और यात्रा कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और उस ट्रेवल का खर्चा कौन उठा के बैठा है, कंपनी या एम्प्लॉयर उठा के रखी है। तो ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन कंडीशन है, ओनली इफ ट्रेवलिंग इज मेड बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब एम्प्लॉय या फिर उसकी फैमिली मेंबर्स इन इंडिया। अगर ट्रेवलिंग कहां हो रही है, इंडिया में, और ट्रेवलिंग का पार्ट कौन बन रहा है, वो खुद और उसके फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। इतने लोग उसके फैमिली मेंबर का पार्ट बनेंगे, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। मतलब माता पिता को यहां पर फैमिली नहीं माना है। ठीक है, लीव ट्रेवल परक्यूजिट क्या होगी, एग्जेम्प्ट। कंडीशन है कि ट्रेवल कौन कर रहा होगा, वो खुद और उसके फैमिली मेंबर्स, और ट्रेवलिंग कहां हो रही होगी, इंडिया में। और फैमिली में कौन कौन आएगा, इस सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी का परक्यूजिट आता है, परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेशल एम्प्लॉय। ठीक है, परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेशल एम्प्लॉय। उसके बाद परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल, छोटा सा है, बता दूं क्या, एक ही कैटेगरी बस बची रहेगी हमारी। तीन कैटेगरी थी, पहली क्या थी, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल, परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेशल एम्प्लॉइज, और लास्ट क्या था, परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। तो परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल मतलब दिखा, मतलब लेना ही नहीं है। क्या क्या है वो, टेलीफोन फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को टेलीफोन की फैसिलिटी देके रखी है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जैसे मैं एक स्कूल में जॉब करता था तो मेरे घर के सामने बस आती थी, स्कूल तक छोड़ती थी, स्कूल से फिर वापस मेरे को घर लाके छोड़ देती थी, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, एग्जेम्प्ट। हेल्थ क्लब फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का जिम वगैरह जा रहा है, हेल्थ क्लब जा रहा है, तो वहां का खर्चा एग्जेम्प्ट, वो फैसिलिटी एग्जेम्प्ट। रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स मतलब एम्प्लॉय के नॉलेज अपग्रेड करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई कोर्स करवा दे रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रेशर कोर्स, तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। परक्यूजिट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग फॉरेन, मतलब ऐसा कोई एम्प्लॉय जो कहां काम कर रहा है, विदेश में काम कर रहा है, तो उसको वहां दिए जाने वाली सारी परक्यूजिट क्या होगी, एग्जेम्प्ट। एक तो ऐसे ही वाला पॉइंट आया था, अलाउंस में भी था, एम्प्लॉय अगर विदेश में काम कर रहा है और एम्प्लॉय कैसा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वहां दिए जाने वाले सारे अलाउंस एग्जेम्प्ट, और वहां दिए जाने वाली सारी परक्यूजिट भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो ये हो गया परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा क्या मालूम है,
क्या कराऊंगा मालूम है? परक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेशल, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में रूल बताने वाला भी काम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही बनाना है अपने को, ठीक है। चलो आज की क्लास और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।